So अब हम बात करेंगे another type of polymer that is condensation polymers. ठीक, so basically we are discussing the method of classification on the basis of type of polymerization reaction. ठीक है, and we said that we have two types of polymers based on the polymerization reaction. One is one is addition polymer, another is condensation polymer. ठीक, तो addition polymers क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. अब हम बात करेंगे condensation polymers की. ठीक है, now so condensation polymers क्या होते हैं. ठीक, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया, ऐसे पॉलीमर्स जो बनेंगे बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन द मोनोमेरिक यूनिट्स, सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स विल बी कॉल्ड एज कंडेंसेशन पॉलीमर्स. ठीक, कंडेंसेशन रिएक्शन सबको पता है कैसे होती है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन सच अ वे दैट द टू गेट एडेड अप. ठीक, बट एट द सेम टाइम इनमें से एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है लाइक दैट ऑफ वाटर और अल्कोहल. ठीक है ना. नाउ कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि मोनोमर जो होगा मोनोमर मस्ट बी बाइफंक्शनल. मोनोमर मस्ट बी बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल. बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल. ठीक है, सो जैसे हमने स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशन पॉलीमर्स बताया था कि मोनोमर्स के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करेंगे. वैसे ही अगर मोनोमर्स को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करनी है तो मोनोमर्स का स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, दे मस्ट बी बाइफंक्शनल. मतलब मोनोमर के अंदर कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए जो कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकते हैं. ठीक है, और इन पॉलीमर्स को या इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इस पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इस पॉलीमराइजेशन में हर एक स्टेप पे एक मॉलिक्यूल ऐड होता रहता है और एक नया मॉलिक्यूल बनता रहता है, एक नई चेन जो है वो बनती रहती है. ठीक, नई फंक्शनैलिटी उसके अंदर डेवलप होती रहती है. ठीक है ना. सो हर एक स्टेप पे एक मॉलिक्यूल ऐड होता रहता है, इस तरीके से चेन बढ़ती रहती है. इसीलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है. ठीक है, तो अगर कंडेंसेशन पॉलीमर्स बनाने हैं तो मोनोमर्स के अंदर क्या होने चाहिए, कम से कम दो फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए ताकि वो इस साइड से भी कंडेंसेशन रिएक्शन करे और दूसरे साइड से भी कंडेंसेशन रिएक्शन करे, सो दैट द चेन विल ग्रो एंड ग्रो. ठीक है, एंड फाइनली हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं. ठीक, नाउ कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल जो है, दे आर कॉल्ड एज पॉलीएमाइड्स. पॉलीएमाइड्स. ठीक, पॉलीएमाइड्स और वी कॉल देम एज नाइलॉन्स. ठीक है, सो पॉलीएमाइड्स कहें या नाइलॉन्स कहें, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स. ठीक, नाउ पॉलीएमाइड नाम से ही पता चलता है ये ऐसे पॉलीमर्स होंगे जिनमें बहुत सारे एमाइड लिंकेजेस होंगे. ठीक, तो जिनमें क्या होंगे, बहुत सारे एमाइड लिंकेजेस होंगे. ठीक, एमाइड लिंकेज किसको कहते हैं हम, एमाइड लिंकेज इज दिस CONH2. दिस इज एन एमाइड लिंकेज. ठीक, और ये एमाइड लिंकेज कैसे बनता है, एमाइड लिंकेज बनता है जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक एमाइन के साथ रिएक्शन करता है. कार्बोक्सिलिक एसिड एक एमाइन के साथ रिएक्शन करता है. कैसे रिएक्शन होती है, इसमें से OH और इसमें से H बाहर निकलेगा, मींस वहां पे वाटर बाहर निकल जाएगा. वाटर बाहर निकलने की वजह से क्या होगा, दिस विल कंबाइन C डबल बॉन्ड O. नाउ ये बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, NH के साथ. तो CONH बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड को हम एमाइड कहेंगे. ठीक, और पॉलीएमाइड्स किनको कहेंगे, जिनमें बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, बहुत सारे एमाइड लिंकेजेस प्रेजेंट होंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा. ठीक, और जिस किसी में भी पॉलीएमाइड्स होंगे, पॉलीएमाइड लिंकेजेस होंगे, बहुत सारे एमाइड लिंकेजेस होते हैं, उन
कंपाउंड्स को या उन पॉलीमर्स को हम नाम देते हैं नाइलॉन्स, ठीक। तो कहा जा सकता है नाइलॉन्स क्या होते हैं, नाइलॉन्स आर बेसिकली पॉलीएमाइड्स, ठीक। तो पॉलीएमाइड्स में हम तीन एग्जांपल्स देंगे। नंबर 1 होगा नायलॉन 66, नंबर 2 होगा नायलॉन 610 एंड नंबर 3 होगा नायलॉन 6, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम नायलॉन 66 की बात करते हैं, ठीक है। नायलॉन 66 जो है, इट इज ए पॉलीएमाइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय the condensation reaction between two monomeric units, ठीक। So when I say two monomeric units, that means it is a condensation copolymer, ठीक है। दो monomeric units इसमें क्या क्या होते हैं। नंबर 1, पहला monomeric unit जो इसमें है that is hexamethylene diamine and another monomeric unit जो है that is adipic acid, ठीक है। So nylon 66 is a condensation copolymer of hexamethylene diamine and this adipic acid, ठीक। So hexamethylene diamine का स्ट्रक्चर होता है, it is NH2 CH2 6 times NH2, ठीक है। So hexamethylene diamine, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कंडेंसेशन होने के लिए जो मोनोमर्स होंगे, उन मोनोमर्स के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। तो इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स है, दो एमाइन ग्रुप्स इसके साथ लगे हुए हैं। साथ में ये कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा एडिपिक एसिड के साथ। सो एडिपिक एसिड इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड COOH CH2O4 COOH, दिस इज एडिपिक एसिड, ठीक है। एडिपिक एसिड का IUPAC नाम अगर हम दें, we will call it as, it is 1 2 3 4 5 and 6, so we can call it as hexene 1,6-dioic acid, इसका IUPAC नाम होगा, ठीक है। So what will happen, क्या होगा, तो अगर हम इसके N मॉलिक्यूल्स लेते हैं, what will happen, इस NH2 का ये H इस COOH के OH ग्रुप के साथ कंडेंस हो जाएगा, वाटर बाहर चला जाएगा। वाटर जब बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी CONH, दैट मींस एक एमाइड लिंकेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक। सो दैट मींस अपॉन कंडेंसेशन देयर विल बी लॉस ऑफ N-1 वाटर मॉलिक्यूल्स, N-1 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे एक पॉलीएमाइड लिंकेज बन जाएगा, ठीक। सो स्ट्रक्चर क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे ये जो NH2 है, इसमें से एक H दूसरे एडिपिक एसिड के COOH के साथ कंबाइन करेगा, दैट मींस NH2 यहां से भी बॉन्डिंग करेगा। सो नायलॉन 66 का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी लाइक दिस, NH it will continue from this side, CH2 6 times, then NH, ये NH अब लिंक होगा C डबल बॉन्ड O के साथ और यही एक एमाइड लिंकेज होगा एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू, CH2 4 CO और इसका OH जो है अगले हेक्सामेथिल डायमीन के H के साथ बाहर चला जाएगा, दैट मींस यहां से रिएक्शन कंटिन्यू होगी, ठीक है। सो दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट इन द नायलॉन 66, इसी को हम नाम देंगे नायलॉन 66, ठीक। अब नायलॉन 66 इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो दो मोनोमेरिक यूनिट्स है, इसके अंदर भी 6 कार्बन एटम्स है और इसके अंदर भी 6 कार्बन एटम्स है। तो 66 रिप्रेजेंट करेगा एक मोनोमर के अंदर भी 6 कार्बन एटम्स है, दूसरे मोनोमर के अंदर भी 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है, क्लियर, ठीक। इसी तरीके से नंबर 2 हमारे पास जो नायलॉन है दैट इज नायलॉन 610। नाउ नायलॉन 610 क्या होता है, नायलॉन 610 इज मेड अप ऑफ अगेन 2 मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है। ये फिर से दो मोनोमर्स का बना होता है, लेकिन इसमें जो दो मोनोमर्स है, एक है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन, ठीक, और दूसरा है सिबैसिक एसिड, ठीक है, सिबैसिक एसिड, इसको हम नाम देंगे नायलॉन 610। अब सिबैसिक एसिड में क्या होता है, सिबैसिक एसिड बिल्कुल एडिपिक एसिड की तरह ही है। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन एटम्स थे, इसमें 10 कार्बन एटम्स है, 8 मिथिलीन ग्रुप्स और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यू विल कॉल दिस एज सिबैसिक एसिड, ठीक। नाउ nylon 610 is a condensation copolymer of hexamethylene diamine with sebacic acid. What is sebacic acid? Sebacic acid will be decane 1,10 dioic acid. Decane 1,10 dioic acid. This is sebacic acid. फिर से वही होगा, इसका OH इसके H के साथ कंडेंस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे, ठीक। NH यहां से कंटिन्यू करेगा, CH2O6 NH C डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पे मिथिलीन 8 है, तो नायलॉन 6 में 4 थे, तो इस नायलॉन 610 में 8 होंगे, ठीक है। बाकी जो स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सेम होगा, ठीक। सो दैट मींस हमने यहाँ पे डिस्कस किया दो तरह के नायलॉन, 66 is a condensation copolymer of hexamethylene diamine and adipic acid,
Adipic acid is a 6 carbon containing dicarboxylic acid, and in nylon 610 it is a condensation copolymer of hexamethylene diamine and a 10 carbon containing dicarboxylic acid called as sebacic acid. ठीक, तो ये दो कंडेंस होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगे which will be called as nylon 610. ठीक है, तो ये नाइलॉन्स जो होते हैं हमने ऑलरेडी भी पढ़ा था कि नाइलॉन फाइबर्स के फॉर्म में, नाइलॉन इज एन एग्जांपल ऑफ ए फाइबर, और फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, लॉन्ग थ्रेड्स बनते हैं. ठीक है, तो इन नाइलॉन्स को हम यूज करते हैं एज फाइबर्स. ठीक है, और इन फाइबर्स के क्या बनाते हैं हम, क्लॉथ्स बनाते हैं. ठीक, और चूंकि नाइलॉन का स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, इस नाइलॉन को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग माउंटेनियरिंग रोप्स. ठीक है, माउंटेनियरिंग रोप्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं. माउंटेनियरिंग रोप्स बनाने के लिए यूज होता है. इसी तरीके से इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग सीट बेल्ट्स. सीट बेल्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग एयर बैग्स. ठीक है, एयर बैग्स बनाने के लिए काम में आता है, और इसी तरीके से इसको पैराशूट्स बनाने के काम में आता है. ठीक है, सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ नाइलॉन्स, and we have explained here the formation of two important nylons, nylon 6 and nylon 610. Now next एक और important example है nylon का, that is nylon 6. Fine. So next important जो हमारे पास condensation polymer है, that is nylon 6. ठीक, nylon 6 की क्या खासियत है, इट इज ए कंडेंसेशन होमोपॉलीमर. अभी तक जो हमने दो एग्जांपल्स दिए नाइलॉन्स के, दे वर द कंडेंसेशन कोपॉलीमर्स, जिसमें दो मोनोमेरिक यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंडेंस हो रहे थे. इस वाले केस में एक ही मोनोमेरिक यूनिट कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर एक पॉलीमर बना देता है. ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज नाइलॉन 6. ठीक, तो चलिए देखते हैं नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है. ठीक, नाइलॉन 6 इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम. ठीक है, इसको हम कैप्रोलैक्टम से हासिल करते हैं. और कैप्रोलैक्टम क्या होता है, कैप्रोलैक्टम एक साइक्लिक कंपाउंड होता है. ठीक, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, इट विल बी NH डबल बॉन्ड O CH2 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 and like this. ठीक है, so you can see यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5. इनफैक्ट एक और कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होता है. So we'll show it like this, CH2 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 like this. ठीक, so it is a cyclic compound जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये C डबल बॉन्ड O NH के साथ फ्यूज हो चुका होता है इन द फॉर्म ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड. ठीक, दिस साइक्लिक कंपाउंड इज व्हाट वी कॉल एज कैप्रोलैक्टम. सो नाइलॉन 6 में पहला पॉइंट जो हम याद रखेंगे वो ये कि इसको हम हासिल करते हैं कैप्रोलैक्टम से. ठीक है, और कैप्रोलैक्टम क्या होता है, एक 7 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें 6 कार्बन एटम्स और एक नाइट्रोजन होता है प्रेजेंट इन द रिंग. ठीक, अब इस कैप्रोलैक्टम का क्या होता है, हम इस कैप्रोलैक्टम की हाइड्रोलिसिस करते हैं एट ए टेंपरेचर ऑफ 433 टू 533 केल्विन. ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन H होता है और OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो व्हाट हैपेंस, ये इसकी हाइड्रोलिसिस करता है और यहाँ पे रिंग ब्रेक हो जाती है. ठीक, वाटर का H NH2 NH ले जाएगा और OH C डबल बॉन्ड O ले जाएगा. दैट मींस NH will get converted to NH2, C डबल बॉन्ड O will get converted to COOH. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये रिंग ब्रेक हो जाएगा. ठीक, तो जब रिंग ब्रेक होगा उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी लाइक दिस, NH2 NH will get converted to NH2, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 CH2 ग्रुप्स है, CH2 होल 5, और ये C डबल बॉन्ड O जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में. ठीक, दिस इज व्हाट वी कॉल एज 1 + 5 हो गए 6 पोजीशन पे NH2 है, यू विल कॉल इट एज 6 amino caproic acid. 6 amino caproic acid which is basically an amino acid. तो इसमें एक amine ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है. We can call it as an amino acid. 6 amino caproic acid. ठीक है, अब यही 6 amino caproic acid यूनिट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाएंगे. ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये एक 6 amino caproic acid है, मैं अगर इसके सामने एक और 6 amino caproic acid रखूंगा, so what will happen? शाबाश, क्या हो जाएगा,
इसका OH इसके H के साथ चला जाएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, C डबल बॉन्ड और NH लिंकेज यानी कि एमाइड लिंकेज बन जाएगा, इट विल बी अ पॉलीएमाइड, ठीक है। और सिमिलरली ये COOH जो है इसके सामने जब मैं एक और 6 अमाइनो कैप्राइक एसिड रखूंगा उसका NH इसके COOH के साथ कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इसकी रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन में क्या होगा, इसकी रिएक्शन में ये NH2 यहां से भी बॉन्डिंग करेगा और NH2 विल गेट कन्वर्टेड टू NH, यहां से बॉन्डिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड OH जो है इसमें से OH बाहर निकल जाएगा, ये यहां से कंटीन्यूअसली बॉन्डिंग करेगा, ठीक। और चूंकि इस मॉलिक्यूल में एक ही मोनोमर यूनिट रिपीट हो जाएगा बार बार, इसीलिए हम इसको कंडेंसेशन होमोपॉलीमर का नाम देते हैं, ठीक। सो दिस is basically what we call as nylon 6। तो nylon 6 इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके मोनोमर के अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और एक ही मोनोमर होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए कंडेंसेशन होमोपॉलीमर, ठीक। नाउ इस nylon 6 के क्या यूजेस होते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स इसके बनाते हैं और उस फाइबर्स की वजह से हम इसको क्लॉथ्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। वी यूज इट फॉर मेकिंग टेंट्स, ठीक है, इसके टेंट्स बनाए जाते हैं और इसके स्विम सूट्स बनाए जाते हैं, स्विम सूट्स बनाए जाते हैं, इसी तरीके से हम इसके रोप्स वगैरह भी बना लेते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट यूजेस और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6। सो नायलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम व्हिच इज अ साइक्लिक कंपाउंड, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 6 अमाइनो कैप्रोइक एसिड। यही 6 अमाइनो कैप्रोइक एसिड जो है बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे के साथ ही कंडेंस होके नायलॉन 6 प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स जो हमारे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, दे आर कॉल्ड एज पॉलीएस्टर्स, ठीक है, पॉलीएस्टर्स। तो पॉलीएस्टर का मतलब उन कंपाउंड्स के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एस्टर लिंकेजेस होंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी बताया पॉलीएमाइड, एमाइड लिंकेज बनने के लिए क्या कंडीशन है, एक का COOH ग्रुप दूसरे के NH2 ग्रुप के साथ कंडेंस होगा। एस्टर बनाने के लिए क्या कंडीशन है, एक का OH ग्रुप दूसरे के COOH ग्रुप के साथ कंडेंस हो जाता है, ठीक। एक का OH ग्रुप दूसरे के COOH ग्रुप के साथ कंडेंस होगा, ठीक है। सो इस तरीके से वाटर में बाहर निकल जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद दिस लिंकेज CO और COOR, दिस विल बी कॉल्ड एज द एस्टर लिंकेज, ठीक है। सो पॉलीएस्टर बनाने के लिए मोनोमर के अंदर क्या होना चाहिए, एक के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, दूसरे के अंदर क्या होनी चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक। तो पॉलीएस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम यूज करेंगे यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज टेरिलीन, ठीक। टेरिलीन का एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डेक्रॉन, ठीक। टेरिलीन और डेक्रॉन। टेरिलीन क्या होता है, इट इज अ पॉलीएस्टर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू मोनोमेरिक यूनिट्स, ठीक है। नंबर 1, पहला इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो है इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक, इथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरा जो है दैट इज टेरिप्थैलिक एसिड, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड, ठीक। सो इथिलीन ग्लाइकॉल इज CH2, यहां पे भी एक OH ग्रुप और इधर भी एक OH ग्रुप, ethane 1,2 diol, this is what we call as ethylene glycol, so एक मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकॉल, दूसरा मोनोमर जो है दैट इज टेरिप्थैलिक एसिड। टेरिप्थैलिक एसिड क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, इसके इधर पे एक COOH ग्रुप होगा और फोर्थ पोजीशन पे 1,4 बेंजीन के ऊपर 1 और 4 पोजीशन के ऊपर COOH ग्रुप से प्रेजेंट होंगे, उसको हम नाम देते हैं टेरिप्थैलिक एसिड। सो दिस इज टेरिप्थैलिक एसिड, ठीक। सो टेरिप्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल में रिपीटेड कंडेंसेशन होगी। कैसे होगी कंडेंसेशन, if you take it n times, this is n times, what will happen, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, माइनस वाटर हो जाएगा, ठीक, माइनस वाटर। मगर ये रिएक्शन जो है इट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट, इट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट, CH3COO whole twice, zinc acetate and antimony oxide, Sb2O3, zinc acetate and antimony oxide at a temperature of
433 to 533 Kelvin. ठीक है. So in presence of zinc acetate and antimony oxide at a temperature of 433 to 533 Kelvin, ethylene glycol and terephthalic acid molecules, they repeatedly undergo condensation reaction and they result in the formation of ester linkages, a large number of ester linkages. That is why we call it as polyester, and it gives rise to a compound which is called as pteryline. ठीक, तो pteryline का स्ट्रक्चर क्या होगा शाबाश? ये ethylene glycol है. इस इथिलीन ग्लाइकॉल में यहाँ पे OH ग्रुप है, तो ये OH ग्रुप नेक्स्ट टेरिथेलिक एसिड के साथ कंबाइन होके यहाँ से H निकलेगा, वहां से OH ग्रुप निकलेगा. सो दैट मींस CH2OH जो है इसमें से O इसके पास रहेगा और बाकी ये कंटिन्यू करेगा रिएक्शन. देन यू हैव CH2 ये O जो है अब इस C डबल बॉन्ड O के साथ लिंक हो जाएगा. इट विल बी O C डबल बॉन्ड O. देन इट विल बी लाइक दिस बेंजीन, और इसके ऊपर जो COOH ग्रुप है ये आगे से कंटिन्यू रिएक्शन करेगा. ठीक है. सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन और डेक्रोन. टेरिलीन और डेक्रोन. ठीक है. सो टेरिलीन या डेक्रोन जो है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिप्थैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ऑक्साइड at a temperature of 433 to 533 Kelvin. ठीक है. ये डेक्रोन जो होता है इसके फाइबर्स बनते हैं. ठीक है. टेरिलीन जो होता है इसके क्या बनते हैं? फाइबर्स बनते हैं, और इसके जो क्लॉथ्स होते हैं इनके क्लॉथ्स क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं. ठीक, क्रीज रेजिस्टेंट क्लॉथ्स. ठीक है. क्रीज रेजिस्टेंट क्लॉथ्स हम बनाते हैं इनके. क्रीज रेजिस्टेंट क्लॉथ्स बनाने का मतलब क्या है? हम ऐसे कपड़े इनसे बनाते हैं जिनको वॉश किया और हम उनको पहन सकते हैं, उनको आयरनिंग करने की जरूरत नहीं होती है. बात समझ रहे हैं आप? ठीक है. नंबर सेकंड, इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? वी यूज इट फॉर, हम इस टेरिलीन को डिफरेंट फाइबर्स के साथ मिक्स करके उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं. जैसे टेरिलीन को अगर कॉटन के साथ हम मिक्स करेंगे उनसे जो फाइबर्स बनेंगे उसको हम टेरिकॉट कहते हैं. टेरिलीन को अगर वूल के साथ मिक्स किया जाएगा तो उसको हम टेरी वूल कहते हैं. ठीक है. सो इट इज मिक्सड विद अदर फाइबर्स to increase their property, fibers to increase their quality, इनकी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेरी वूल का मतलब क्या है? जब टेरिलीन को मिक्स किया जाएगा वूल के साथ. एंड टेरिकॉट का मतलब क्या है? टेरिकॉट मींस जब टेरिलीन को हमने मिक्स किया है कॉटन के साथ टू इंप्रूव इट्स क्वालिटी. क्लियर है बात? ठीक है. इसी तरीके से हम इस टेरिलीन को कहां पे यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स. ठीक है. मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स के बनाने के काम में भी इसको लाया जाता है. मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट टेरिलीन consists of two important monomers, ethylene glycol and terephthalic acid. Fine. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉलीएस्टर है दैट इज ग्लिप्टॉल. ठीक है. तो ग्लिप्टॉल जो है, ग्लिप्टॉल इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड. इथिलीन ग्लाइकॉल एंड थैलिक एसिड. थैलिक एसिड क्या होता है? जैसे टेरिप्थैलिक एसिड हमने देखा, टेरिप्थैलिक एसिड में 1 और 4 पे COH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक, 1 और 4 पे COH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. थैलिक एसिड में 1 और 2 पे COH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ थैलिक एसिड. तो क्या होगा? What will happen? Again, जैसे वहां पे कंडेंसेशन हुई, इसमें से H, इसमें से OH, वाटर बाहर चला जाएगा, N-1 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग O. ये यहां से आगे रिएक्ट करेगा, CH2O. ठीक, ये कंबाइन होगा किसके साथ? C डबल बॉन्ड O के साथ. ये C डबल बॉन्ड O के साथ कंबाइन होगा. ये C डबल बॉन्ड O किसके साथ लगा हुआ है? ये बेंजीन के साथ लगा हुआ है. लाइक दिस, बेंजीन के साथ लगा हुआ है, और इसके ऊपर एक और C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है. ठीक है. तो यहां से ये OH क्या करेगा? यहां से ये OH दूसरे इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू. सो दिस टाइप ऑफ ये स्ट्रक्चर होगा किसका? दिस विल बी द स्ट्रक्चर फॉर ग्लिप्टॉल.
ठीक है। और गिलिप्टॉल को कहां पे यूज किया जाता है? गिलिप्टॉल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंट्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंट्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। इसको पेंट्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक। गिलिप्टॉल इज a condensation polymer of ethylene glycol and phthalic acid, ठीक है, phthalic acid, and it is used for making paints and liquids। बात समझ रहे हैं आप? क्लियर? ठीक है। So हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर है दैट इज फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर और बेकेलाइट, ठीक है। नाउ दिस बेकेलाइट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन पॉलीमर्स जिसको सिंथेसाइज किया गया था सबसे पहले, ठीक है, बहुत पहले, ठीक। नाउ ये पॉलीमर जो है ये कैसे बनता है? बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये फिनोल फॉर्मल्डिहाइड जब इनिशियली हम रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में कंडेंस होके एक लीनियर पॉलीमर बना देता है, एक लीनियर चेन पॉलीमर बना देता है जिसको हम नोवोलैक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको फर्दर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, व्हाट हैपेंस, वहां पे काफी ज्यादा इंटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है उन लीनियर चेन्स के बीच में। As a result of that, it results in the formation of an infusible mass जिसको हम बेकेलाइट कहते हैं, ठीक है। So we can say that ये फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जो है, ऑलरेडी भी हमने इसको एग्जांपल दिया था विद इन द क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, मगर इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में वहां पे एक लीनियर पॉलीमर बनता है जिसको नोवोलैक कहते हैं। फिर जब इस नोवोलैक को फर्दर हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, वहां पे इन चेन्स के दरमियान इंटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से क्या होता है, ये काफी ज्यादा हार्ड और इनफ्यूजिबल बन जाता है जिसको हम फर्दर फिर मोल्ड नहीं कर सकते हैं इनटू डिफरेंट शेप्स। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एंड अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इंटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, ठीक। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है इसमें रिएक्शन, ठीक। सो इनके दरमियान कंडेंसेशन होती है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड के दरमियान। सो दिस इज अ फिनोल मॉलिक्यूल। फिनोल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड इज CH2C डबल बॉन्ड O। क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन आपको पता है इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, सो इट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू, ये इसके ऊपर रिंग के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन चूंकि OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तो अटैक होगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक। और इनिशियल पहले स्टेप में ये क्या करेगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यहाँ पे बन जाएगा। कैसे बनेगा? देखिए, ये डबल बॉन्ड जो है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक। तो इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फाइन। नाउ व्हाट विल हैपन, द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये आपका रिंग है, ठीक, यहाँ पे CH2O नेगेटिव लिंक हो गया, ये OH है, ठीक। नाउ चूंकि बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी लॉस कर दी ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस पाई बॉन्ड, व्हाट विल हैपन, इमीडिएटली क्या होगा, इसके साथ जो हाइड्रोजन लगा है ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड रेस्टोर होगा, H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, वो इसके साथ कंबाइन होगा, ठीक। एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग लाइक दिस, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे बेंजीन रिंग फिर से रिकवर होगी, OH ग्रुप इधर आ गया और ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल ऐसे ही पैरा पोजीशन पे भी होगा, तो पैरा पोजीशन पे भी आपको एक CH2OH ग्रुप मिल जाएगा। दैट मींस इनिशियल रिएक्शन विल गिव यू a mixture of an ऑर्थो डायरेक्टेड, ऑर्थो पोजीशन पे CH2OH ग्रुप और पैरा पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लग जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही रिंग्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं एंड दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स, ठीक है। कैसे होगा, देखिए, अब ये ऑर्थो वाला जो हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है OH CH2OH, ठीक है, ये अब दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होना स्टार्ट करेगा। मैं दिखा रहा हूं बिल्कुल इस तरीके से, CH2OH, एक और मॉलिक्यूल आएगा OH CH2OH, एक और मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूं CH2OH,
लाइक दिस, ठीक। सो व्हाट विल हैपन, ये अब आपस में कंडेंस होंगे। कैसे कंडेंस होंगे, इस बेंजीन का यहाँ पे जो H ग्रुप है ये इसके OH के साथ कंबाइन होके बाहर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। इसका H और इसका OH बाहर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। इसका H और इसका OH बाहर चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये OH H कंडेंसेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे, और ये दो बेंजीन रिंग्स आपस में CH2 ग्रुप के थ्रू लिंक हो जाएंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे आप इसको दिखा रहा हूँ, आप साथ साथ इसको नोट करते जाएंगे। तो अगर हम चलिए यहाँ पे अलग से दिखा रहे हैं, नाउ अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होगा, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस, OH CH2 सो बेंजीन रिंग्स जो है वो आपस में CH2 ग्रुप के थ्रू लिंक हो जाएंगे लाइक दिस। ठीक, यहां से भी कंटिन्यू हो जाएगा CH2, इट विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी एक CH2 ग्रुप होगा जो यहाँ से कंटिन्यू करेगा, ठीक। इस तरीके का पॉलीमर जो है जो यहाँ पे बनेगा पहले स्टेप में, इट विल बी ए लीनियर चेन पॉलीमर, ठीक। एंड दिस पॉलीमर विल बी कॉल्ड एज नोवोलैक, ठीक है। ये नोवोलैक कहलाता है। ये अभी तक बैकलाइट नहीं बना, ठीक है। सो नोवोलैक पहले स्टेप में बनेगा जो कि कंडेंसेशन ऑफ दीज ग्रुप्स बनेगा एक दूसरे के साथ, तो इनमें CH2 के लिंकेजेस क्रिएट हो जाएंगे, ठीक। नाउ अगर हम इसी नोवोलैक को यूज करते हैं, नोवोलैक इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग ग्लू, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, इसको हम एज ए ग्लू यूज करते हैं, ठीक। तो ये सेमी सॉलिड मतलब पेस्ट जैसा होता है, और इसको एज ए बाइंडिंग ग्लू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लकड़ियों को जोड़ने के लिए, ठीक। लकड़ी के पीसेस को जोड़ने के लिए ग्लू का काम करता है नोवोलैक, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी नोवोलैक के अंदर फर्दर कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे, ठीक, वी विल गो फॉर फर्दर हम इसको हीट करेंगे, नोवोलैक को हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, व्हाट विल हैपन, इनकी चेन्स के दरमियान एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ठीक। इन चेन्स के दरमियान एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, और उस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा, उस क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये नोवोलैक कन्वर्ट हो जाएगा एक काफी हार्ड और इनफ्यूजिबल सब्सटेंस में, जिसको हम असल में बैकलाइट कहते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बैकलाइट बनेगा नोवोलैक से। कैसे, बाय द एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द नोवोलैक चेन्स, ठीक। सो मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, ये हमारा नोवोलैक का एक चेन है, OH CH2 OH CH2 CH2 and so on, ठीक है। यहां से भी CH2, it will move on, ठीक। Now there is another novolacc chain, OH, ठीक। यहां पे CH2 OH CH2 So ये एक और चेन में दिखा रहा हूं, CH2 and so on, ठीक। Now in presence of excess of formaldehyde, CH2 double bond O, CH2 double bond O, CH2 double bond O, what will happen, जब हम इन नोवोलैक चेन्स को in presence of excess of formaldehyde फिर से हीट करेंगे, क्या होगा,
यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, जब ये वाटर के थ्रू बाहर निकला तो ये CH2 एक बॉन्ड इस बेंजीन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड इस बेंजीन के साथ बनाएगा। वही चीज यहां पे भी हो जाएगी फिर से। ठीक है, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक, तो जब ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहाँ पे, ये CH2 इनके साथ क्रॉस लिंक्स बनाएगा। ठीक है, तो ये इसी एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होगा, अब ये जो फ्लूइड हमारे पास नोवोलैक का था, ये अब हार्ड हो जाएगा, काफी ज्यादा टाइटली पैक हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा और इनफ्यूजिबल बन जाएगा। इतना हार्ड होता है कि हम इसको मेल्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉफ्टन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो बैकलाइट का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बैकलाइट का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से होगा। ये आपका एक नोवोलैक चेन है, इट विल बी क्रॉस लिंक्ड वाया CH2 लिंकेज टू अनदर वन। बिल्कुल यहां पे भी ऐसा ही होगा, CH2 का लिंकेज होगा, यहां पे भी CH2 लिंकेज होगा एंड द चेन विल गो ऑन। यहां से भी कंटिन्यू होगा, यहां से भी कंटिन्यू होगा। सो इस एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो पॉलीमर यहां पे बनेगा, दिस इज फाइनली व्हाट वी कॉल एज बैकलाइट। ठीक है, दिस इज द बैकलाइट। क्लियर? और बैकलाइट क्या होता है, काफी हार्ड होता है, इनफ्यूजिबल होता है, ये एक थर्मोसेटिक पॉलीमर होता है जिसको हम फर्दर मोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, एंड इसको हम कहां पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स। ठीक है, कॉम्स बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग स्विचेस। ठीक, स्विचेस बनाने के काम में लाते हैं, इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। तो देखा होगा आपने, जो हमारा प्रेशर कुकर होता है उसका जो हैंडल है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है, वो काफी हार्ड होता है, वो काफी टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। ठीक, वो हैंडल जो होती है वो बैकलाइट की बनी होती है। इसी तरीके से आयरन्स जो हमारी होती हैं, उनकी जो हैंडल्स होती हैं वो इसी बैकलाइट की बनी होती है। सो बात क्लियर होगी। सो फिर से मैं बता रहा हूं कि बैकलाइट जो है वो बनता है बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। इन द इनिशियल स्टेज क्या होता है, फिनॉल के ऊपर फॉर्मल्डिहाइड अटैक करता है, तो वहां पे हमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिल जाता है। वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स आपस में कंडेंस होकर एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नोवोलैक कहते हैं। नोवोलैक इज अ सेमी फ्लूइड, एक फ्लूइड का जैसा पॉलीमर होता है जिसको हम एज अ ग्लू यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस नोवोलैक को फर्दर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या करता है, वो इन पॉलीमेरिक चेन्स के दरमियान क्रॉस लिंकिंग करता है वाया CH2 ग्रुप्स। ठीक है, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से जो वहां पे हार्ड इनफ्यूजिबल मटेरियल हमें मिलता है वही असल में बैकलाइट होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉलीमर है दैट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक, एज द नेम सजेस्ट्स इट इज अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेलामाइन का IUPAC नाम क्या है। ठीक, तो हम देखते हैं मेलामाइन क्या होता है। मेलामाइन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इस तरीके का कंपाउंड this is the structure of what we call as melamine. ठीक, तो melamine का जो IUPAC नेम है, it is numbered from this nitrogen 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, so 2 4 और 6 पे क्या है, 3 अमाइनो ग्रुप्स है, so it is named as 2 4 6 ट्राई अमाइनो। ठीक है, 1 और 3 और 5 पे 3 नाइट्रोजन है। ठीक, इस नाइट्रोजन के लिए एजो टर्म यूज होती है, सो इट इज नेम्ड एज 2 4 6 ट्राई अमाइनो 1 3 5 ट्राई एजाइन।
triazine. So you'll try to remember the name 2,4,6 triamino 1,3,5 triazine. This is the name for melamine. ठीक है, अब यही melamine किसके साथ कंडेंस हो जाता है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ. तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये कैसे कंडेंसेशन करेगा? Let's see. CH2 C double bond O. What happens? ठीक है, आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है. It will act as एंड इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो कि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव साइट अवेलेबल होती है, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा. जब ये अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी. इसकी पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और बाहर निकलेगा एज H पॉजिटिव. वो H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस. प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे होगा. NH2 विल गेट कन्वर्टेड टू NH. ठीक, और ये NH किसके साथ कंबाइन हुआ है? C के साथ. C के ऊपर दो हाइड्रोजन है, CH2 O नेगेटिव. इसका H पॉजिटिव लेके किसमें तब्दील हो जाएगा? OH में. ठीक है, यहाँ पे होगा NH2, यहाँ पे होगा NH2. ठीक, सो इन द फर्स्ट स्टेप इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेजिन इंटरमीडिएट. यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है इट इज अ रेजिनियस इंटरमीडिएट. रेजिनियस इंटरमीडिएट. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये रेजिनियस इंटरमीडिएट आपस में फिर से पॉलीमराइज हो जाता है. ठीक है, तो पॉलीमराइज कैसे होगा? यहां पे देख लीजिए, एक और मेलामाइन, एक और इसी जैसा मॉलिक्यूल इसके नजदीक आएगा. ठीक है, तो अगर मैं यहां पे समझाने के लिए शो कर रहा हूं, इसी जैसा मॉलिक्यूल, उसके अंदर क्या है? NH2. तो उस NH2 में से एक H बाहर निकलेगा और इसमें से OH बाहर निकलेगा. ठीक है ना, सो OH बाहर निकला और H बाहर निकला, वाटर बाहर निकला. ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? जो इसके साथ लिंक होगा. इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल के साथ दूसरा ऐसा ही मॉलिक्यूल आएगा, ये वाला एंड लेके CH2OH लेके. तो इसमें से H और इसमें से OH निकलेगा. यहां पे भी CH2OH लेके आएगा, H निकलेगा और OH निकलेगा. दैट मींस अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? अल्टीमेटली क्या होगा? इट विल पॉलीमराइज एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. इसका NH CH2OH जो है उसमें से OH चला जाएगा तो ये यहां से कंटिन्यू करेगा. ठीक, इधर का NH2 जो है वो अपना H दूसरे के OH के साथ कंडेंस करके यहां से कंटिन्यू करेगा. इसका NH2 अपना H OH के साथ कंबाइन करके यहां से कंटिन्यू करेगा. ठीक, सो इस तरीके से जो पॉलीमर हमें मिलेगा, दैट पॉलीमर विल बी कॉल्ड एज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. ठीक है, सो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी बेकेलाइट की तरह एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है. ठीक है, और इस मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी. अनब्रेकेबल crockery. This is used for making unbreakable crockery. क्लियर है बात? ठीक, सो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड की कंडेंसेशन से बनता है तो ये रेजिनियस इंटरमीडिएट बनता है. ये रेजिनियस इंटरमीडिएट आपस में यही मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं. ठीक, तो यहां से OH बाहर निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, इसमें से H निकलेगा एंड इट विल कंटिन्यू इन द 3 डायमेंशंस. ठीक, तीनों डायमेंशंस में होगा. इसमें काफी ज्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी और ये काफी हार्ड बनेगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बन जाएगा. बात क्लियर है? सो अब हम बात करेंगे रबर्स के बारे में. रबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स. ठीक है, रबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होता है नेचुरल रबर, दूसरा होता है सिंथेटिक रबर. ठीक, नेचुरल रबर जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रबर की. नेचुरल रबर जो होता है, it is obtained from rubber tree. Natural rubber, it is obtained from rubber tree. ठीक है, तो रबर ट्री के स्टेम के ऊपर कट्स लगाए जाते हैं और उस कट के थ्रू वहां से जो सैप निकलता है उसको लेटेक्स कहते हैं. ठीक है, सो नेचुरल रबर इज obtained from latex of rubber tree. Latex of rubber tree. ठीक है, ये लेटेक्स जो होता है, it is a colloidal solution. It is a colloidal solution of isoprene. It is a colloidal solution of isoprene. ठीक है, colloidal solution of isoprene. बात समझ रहे हैं आप? isoprene क्या होता है? isoprene क्या होता है? isoprene is 2-methyl butadiene.
butadiene. Isoprene is 2-methyl butadiene. That means CH2 double bond CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा ब्यूटाडाइईन, ठीक है, दिस इज आवर ब्यूटाडाइईन, ठीक। तो ब्यूटाडाइईन के अंदर क्या किया गया है, ब्यूटाडाइईन के अंदर इस कार्बन पे हाइड्रोजन के बजाय CH3 प्रेजेंट होगा, ठीक। तो यू कॉल दिस एज 1 2 3 4 2-methyl butadiene, 2-methyl butadiene, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें, केमिकली हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री नेचुरल रबर इज बेसिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2-methyl butadiene, जिसको हम आइसोप्रीन का भी नाम देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम नेचुरल रबर को बोलेंगे इट इज बेसिकली पॉलीआइसोप्रीन। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है नेचुरल रबर क्या होता है, नेचुरल रबर इज पॉलीआइसोप्रीन मतलब ये आइसोप्रीन यूनिट से बना है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं ये आइसोप्रीन यूनिट्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होंगे ये कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे कि एडिशन रिएक्शन करेंगे, ऑब्वियसली दे विल गो फॉर एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज़ इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाले स्पीशीज एक दूसरे के साथ कैसे ऐड अप होते हैं, दे ऐड अप इन सच अ वे दैट देयर इज एन एडिशन रिएक्शन, पाई बॉन्ड अटैक करेगा, वो आगे इसके दूसरे यूनिट के साथ ऐड अप हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम नेचुरल रबर की बात करें, नेचुरल रबर पॉलीआइसोप्रीन होता है। किस तरीके से बनता है, देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट मैंने ऐसा ही मॉलिक्यूल इसके सामने रखा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2, व्हाट विल हैपन, देखिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जैसे हमने इथीन में कहा था, दिस डबल बॉन्ड विल अटैक हियर ऑन दिस कार्बन, व्हाट विल हैपन टू दिस पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से ये कार्बन 5 बॉन्ड्स बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, ये आगे से कंटिन्यू करेगा। दैट मींस व्हाट विल हैपन, रिपीटिंग यूनिट में क्या होगा, जरा देख लीजिए आप, रिपीटिंग यूनिट में क्या होगा, ये कार्बन जो है CH2 ये इधर से कंटिन्यू बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में CH, ठीक, CH और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, अब इसके मोमेंट की वजह से इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर CH3 है, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में CH2, और ये यहां से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होगा एन टाइम्स, दिस इज व्हाट वी कॉल एज पॉलीआइसोप्रीन, इसको हम पॉलीआइसोप्रीन कहेंगे या नेचुरल रबर कहेंगे, ठीक। तो फिर से मैं बता रहा हूं, नेचुरल रबर जो है हम हासिल करते हैं फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री, और लेटेक्स इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन इज 2-methyl butadiene, दैट मींस नेचुरल रबर बना होता है इन आइसोप्रीन यूनिट्स के एडिशन रिएक्शन से, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज पॉलीआइसोप्रीन। तो मैंने दिखाया यहां पे कैसे इनमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, डबल बॉन्ड यहां पे है, डबल बॉन्ड यहां पे है, तो जब मोनोमर इसके ऊपर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ठीक है ना, ये कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा, आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा, और ये CH2 आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करेगा, ठीक। सो दैट मींस रिपीटिंग यूनिट ये होगा, बात समझ रहे हैं आप, दिस इज पॉलीआइसोप्रीन। नाउ इस पॉलीआइसोप्रीन में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पॉलीआइसोप्रीन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और आपने पढ़ा होगा कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इट कैन अंडरगो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लिए क्या कंडीशन है, यहां पे जो ग्रुप्स होंगे, इट शुड बी लाइक दिस, A B A B, ठीक है ना। सो अगर A सेम साइड पे है इसको सिस कहते हैं, अगर A अपोजिट साइड पे है इसको ट्रांस कहते हैं, ठीक। तो अगर हम किसी पॉलीआइसोप्रीन का स्ट्रक्चर दिखाए, आई कैन राइट लाइक दिस, C डबल बॉन्ड C है ना, ये कार्बन इसके साथ एक हाइड्रोजन है और इसके साथ एक CH2 ग्रुप है जो यहां से रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप है जो यहां से कंटिन्यू करेगा, ठीक है ना। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है ना, अगर CH2 और CH2 एक साइड पे होंगे इसको हम नाम देंगे सिस पॉलीआइसोप्रीन, और अगर CH2 और CH2 अपोजिट में होंगे इट कैन बी लाइक दिस, CH2 इस तरीके से, डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। सो इफ CH2 and CH2 are in the opposite direction you call it as trans polyisoprene,
और इसको नाम देते हैं सिस पॉलीआइसोप्रीन। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वो ये कि हमारा जो नेचुरल रबर होता है वो पॉलीआइसोप्रीन होता है, लेकिन पॉलीआइसोप्रीन के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, सिस पॉलीआइसोप्रीन एंड ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, एंड नेचुरल रबर इज सिस पॉलीआइसोप्रीन। यू रिमेंबर दैट नेचुरल रबर की कंपोजिशन क्या होती है, इट इज सिस पॉलीआइसोप्रीन। आइसोप्रीन क्या होता है, 2 methyl butadiene। क्यों इसमें सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब ये सिस और ट्रांस क्यों होता है इसमें पॉसिबिलिटी, बिकॉज़ इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड एंड इट, जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होने की पॉसिबिलिटीज है। यहां पे भी दो पॉसिबिलिटीज है, CH2 ऑन द सेम साइड और CH2 ऑन द अपोजिट साइड, बट इन द नेचुरल रबर इट हैज अ सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जो ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन होता है उसको हम गट्टा पर्चा कहते हैं। ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन इज कॉल्ड एज गट्टा पर्चा। ठीक है, गट्टा पर्चा, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन इज गट्टा पर्चा एंड सिस पॉलीआइसोप्रीन इज द नेचुरल रबर। ठीक, बात क्लियर होगी, सबको क्लियर हो गया, फाइन। ठीक है, अब जो नेचुरल रबर हमें मिलता है, जो नेचुरल रबर हमें मिलता है वो एक स्टिकी सबस्टेंस होता है। ठीक, सॉफ्ट सबस्टेंस होता है और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। मैं फिर से बता रहा हूं, नेचुरल रबर जो हम हासिल करते हैं रबर ट्री से, जो कि सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, वो एक थर्मली लेस स्टेबल होता है, दैट इज थर्मली लेस स्टेबल। नंबर सेकंड थिंग इज दैट इज स्टिकी, और उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है, वो उतना इलास्टिक नहीं होता है। ठीक है, अब उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाया जाता है बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन। ठीक, a process known as vulcanization of rubber. So vulcanization of rubber में हम क्या करते हैं, vulcanization of rubber क्या होता है, it is a process by which the elasticity and thermal stability or the properties of natural rubber are enhanced. ठीक है ना, उस प्रोसेस को हम vulcanization कहते हैं। अब vulcanization में हम क्या करते हैं, what we do in vulcanization, we heat the natural rubber, we heat natural rubber हीट करते हैं नेचुरल रबर को विद 3 to 5% सल्फर, 3 to 5% सल्फर। हम सल्फर के साथ इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। ठीक, सो व्हाट वी डू, वी हीट द नेचुरल रबर इन विद सल्फर 3 to 5% इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो इस हीटिंग की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है इसकी, किसकी, नेचुरल रबर की। ठीक, तो इस नेचुरल रबर में क्या होता है, सल्फर के क्रॉस लिंक्स इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सल्फर के क्रॉस लिंक्स आने की वजह से क्या होता है, जब हम इसको खींचते हैं, ठीक है ना, तो ये फोर्स जब हम रिलीज करते हैं तो ये सल्फर के क्रॉस लिंक्स जो है इसको वापस अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है ना, आप फिर से इसको स्ट्रेच करोगे, छोड़ दोगे फोर्स, तो ये सल्फर के क्रॉस लिंक्स इसको वापस खींचते लाएंगे। ठीक है ना, इन एब्सेंस ऑफ दीस सल्फर क्रॉस लिंक्स, ठीक है, तो क्या होता है, जब आप इसको खींचते हो, ठीक, तो चूंकि इनके चेन्स के अंदर वेंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, उसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी कम होती है। सल्फर के ब्रिजेस आने की वजह से क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सो व्हाट इज वल्केनाइजेशन? वल्केनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द प्रॉपर्टीज, इलास्टिसिटी, thermal stability and tensile strength of the natural rubber is increased. How is this done? We heat the natural rubber with 3 to 5% sulfur in presence of zinc oxide. ठीक है, तो क्या होता है, इन नेचुरल रबर के पॉलीमेरिक चेन्स के अंदर सल्फाइड ब्रिजेस बन जाते हैं, सल्फर ब्रिजेस बन जाते हैं, और ये सल्फर ब्रिजेस क्या करते हैं, इसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, नंबर सेकंड हमारे पास जो है, दे आर कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। ठीक, तो सिंथेटिक रबर किसको कहेंगे हम? सिंथेटिक रबर सिंपली हम कहेंगे उन केमिकल्स को जिनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज वल्केनाइज्ड रबर के साथ मैच करती हैं। ठीक है, सो वो रबर्स, वो पॉलीमर्स जिनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक, और जिनकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती है, जिनकी प्रॉपर्टीज वल्केनाइज्ड रबर की तरह होती है, इलास्टिसिटी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, किसकी तरह, वल्केनाइज्ड रबर की तरह। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के सिंथेटिक रबर्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन।
neoprene, neoprene. So neoprene, isoprene is natural rubber and neoprene is synthetic rubber. ठीक है? Neoprene is also called as polychloroprene. Polychloroprene. ठीक? So polychloroprene जो होता है, polychloroprene जो होता है, it is a polymer of chloroprene. ठीक? क्लोरोप्रीन क्या होता है? क्लोरोप्रीन होता है 2-chlorobutadiene, 2-chlorobutadiene, 2-chlorobutadiene. So आइसोप्रीन क्या होता था? 2-methyl butadiene. अब अगर मिथाइल के बदले क्लोरीन है, इट विल बी कॉल्ड एज क्लोरोप्रीन. एंड क्लोरोप्रीन जो होगा उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल, पॉलीक्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल किसकी तरह होगा? हमारे आइसोप्रीन की तरह ही होगा. ठीक है ना? पॉली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर की तरह ही होगा. सिर्फ डिफरेंस क्या होगी? CH3 के बजाय इसमें क्या प्रेजेंट होगा? CH3 के बजाय इसमें प्रेजेंट होगा क्लोरीन. ठीक है? तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा? ये CH2 यहां से बॉन्डिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे होगा ना? ये इधर आ जाएगा, ये यहां से बॉन्डिंग करेगा, ये इधर से बॉन्डिंग करेगा. CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CCl, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से और यहां से कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है? दिस इज व्हाट यू कॉल एज पॉलीक्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन और neoprene, polychloroprene और neoprene. And neoprene is an example of a synthetic rubber. ठीक है? Synthetic rubber. Clear? Next हमारे पास जो है that is called as Buna S. Buna S. ठीक? Buna S. ठीक है? तो Buna S क्या होता है? It is a polymer. It is a copolymer. Addition copolymer. ठीक है? Natural rubber was a homopolymer. Neoprene is a homopolymer. Buna S जो है, it is a copolymer of butadiene with styrene. ठीक? ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन पॉलीमर को हम नाम देते हैं ब्यूना एस, और इसकी प्रॉपर्टीज भी वल्केनाइज्ड रबर की तरह ही होती है. ठीक है? सो ब्यूना एस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटाडाइइन CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा ब्यूटाडाइइन प्लस स्टाइरीन. स्टाइरीन आपको याद होगा, हमने बताया था अगर हम इथीन के अंदर बेंजीन को रिप्लेस करें, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें विद बेंजीन, then it will be called as styrene. ठीक? So what will happen? This double bond will attack here, ये इधर आ जाएगा, ये आगे मूव करेगा. तो what will be the polymer? N times and N times. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर क्या होगा जरा बताइए. शाबाश. CH2 जो टर्मिनल होगा ये यहां से भी बॉन्ड बनाएगा. ठीक है? ठीक? उसके साथ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा CH2, CH2 इस सिंगल, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा CH2, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इट विल बी CH, देन यू हैव बेंजीन रिंग हियर, और ये यहां से कंटिन्यू करेगा. ठीक है? दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूना एस. You will call this as Buna S. ठीक है? ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन रबर, ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन पॉलीमर या ब्यूना एस आप इसको कहेंगे. ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है सिंथेटिक रबर का, that is called as Buna N. Buna N. Buna N. Buna N. ब्यूना एन जो है, इट इज अगेन ब्यूना एस की तरह ही है, ये एक एडिशन कोपॉलीमर. अब यहाँ पे ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन के दरमियान रिएक्शन होती है, यहाँ पे ब्यूटाडाइइन और एक्राइलोनाइट्राइल के दरमियान रिएक्शन होती है. सो इट इज ए copolymer of butadiene and acrylonitrile. What is acrylonitrile? Again, acrylonitrile हमें पता है, अगर हम हाइड्रोजन को इथीन में रिप्लेस करेंगे साइनाइड ग्रुप से. ठीक? फिर से क्या होगा? बिल्कुल इसी की तरह, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर मूव होगा, ये यहां से आगे शिफ्ट हो जाएगा. ठीक? सो हमारे पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी CH2, इधर से सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे CN होगा और ये इधर से कंटिन्यू करेगा, यहां से कंटिन्यू करेगा. दिस विल बी आवर ब्यूना N. ठीक है? सो ब्यूना S
Buna and neoprene, they are the examples of synthetic rubbers, and natural rubber is polyisoprene. बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इनके यूजेस आपको पता है, इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। हम रबर्स के टायर्स बनाते हैं, ठीक है, हम रबर से टायर्स बनाते हैं, इनके जूते बनते हैं, ठीक है, टायर्स बनते हैं, जूते बनते हैं, और इनके हम और भी बहुत सारे इनके यूजेस है जो आप खुद भी आप देख सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक हियर, दैट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, तो चलिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में बात करते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? हमें पता है कि नेचर में जब भी हम कोई वेस्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो वेस्ट दो तरह का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल चीजें हम उनको कहते हैं विच आर डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो उसको खत्म कर देते हैं। ठीक, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सबस्टेंसेस जिनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट नहीं करते हैं, जिनको वो डिग्रेड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉलीमर्स अभी तक हमने डिस्कस किए वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीथीन की अगर हम बात करें, पॉलीथीन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, लेकिन साथ ही साथ वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो आपको पता है आजकल पूरी दुनिया में ये नारा चल रहा है कि स्टॉप द यूज ऑफ, बैन द यूज ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन को बंद करें। क्यों? क्योंकि ये पॉलीथीन की जो चीजें, पॉलीथीन से जो चीजें बनती हैं, उनको जब हम बाहर नेचर में फेंक देते हैं, ठीक है, तो वो एज सच वहीं पे रहते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से दे कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। ठीक है ना। नाउ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम उनको कहेंगे विच आर एक्टेड अपॉन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड विच कैन बी डिग्रेडेड। ठीक है, और अगर हम अपनी बॉडी के अंदर की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं विच आर पॉलीमर्स। ठीक, न्यूक्लिक एसिड्स है जो कि पॉलीमर्स है, स्टार्च है विच इज अ पॉलीमर। ठीक, और ये सभी पॉलीमर्स जो होते हैं दे आर नेचुरली बायोडिग्रेडेबल। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की विच आर सिंथेटिक एंड आर स्टिल बायोडिग्रेडेबल, जिनको हम बनाते हैं और वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है ना। सो उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। नंबर वन इज, फर्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, this is the name of a biodegradable polymer, polybeta hydroxy butyrate को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। दैट मीन्स ये एक ऐसा पॉलीमर है which is obtained by the condensation reaction between बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। ठीक है, इसको हम सिंपल टर्म्स में नाम देते हैं PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वेलरेट पॉलीमर। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम देखेंगे ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट क्या होता है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट इज बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। ठीक है, सो इफ वी हैव CH2COOH, दिस इज ब्यूटाइरिक एसिड। तो इसके बीटा कार्बन पे, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। यू विल कॉल दिस एज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, इसी तरीके से वेलरेट। ठीक, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा। ये CH2 मैंने यहां पे शो कर दिया और इस OH को मैंने यहां पे शो कर दिया। फिर से वही है 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिक एसिड। अनदर इज बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। वेलरेट मतलब वेलरिक एसिड। वेलरिक एसिड इज द कॉमन नेम फॉर पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो अगर इसमें 4 कार्बन एटम्स है उसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे। सो इट विल बी लाइक दिस CH2 CH3 CH2 1 2 3 4 5 COOH 1 2 3 4 5. So this is pentanoic acid.
दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर OH ग्रुप है, यू विल कॉल दिस एज बीटा हाइड्रोक्सी valerate, and this is beta hydroxy butyrate, ठीक। नाउ इन दोनों के दरमियान आप देख सकते हैं इसमें एक COH ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है। एसिड और अल्कोहल ग्रुप जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। सो वी कैन से दीज आर द polyesters, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ polyester। इफ यू टेक दिस n times, this is n times, what will happen, इसमें से OH, इसमें से H निकलेगा और वाटर बाहर चला जाएगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, कंडेंसेशन कोपॉलीमर बनेगा, ठीक है। सो इसका OH नेक्स्ट वैलेरिक एसिड के COH के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका COH ब्यूटारिक एसिड के OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। और जो पॉलीमर हमारा होगा उस पॉलीमर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, देख लीजिए, ये OH में से H बाहर निकलेगा and it will continue bonding from this side, ठीक। Now this is linked to CH2, then CH2, then CH2C, OH, इसमें से OH, इसमें से H, so it is C double bond O, single bond O, इसका CH2, CH3, CH2C, OOH में से क्या होगा, OH बाहर निकल जाएगा इसके H के साथ, so it will continue bonding from this side, ठीक है ना। so n times, this is what we call as PHBV and it is a biodegradable, synthetic biodegradable polymer, ठीक। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, it is used for making orthopedic devices, ठीक। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, ठीक। तो इसके क्या बनाते हैं, कैप्सूल्स। आपने देखा होगा कैप्सूल्स जो होते हैं, जो हम कैप्सूल्स खाते हैं, उसके वो कैप्सूल, उसके अंदर जो दवाई होती है वो एक उस कवरिंग, उसकी एक कवरिंग होती है, ठीक है ना, जो लगता है बाहर से हमें जैसे कोई प्लास्टिक की चीज है, ठीक है ना, लेकिन वो असल में इस PHBV से बनाया जाता है ताकि जब वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स वगैरह है इसके अंदर, वो उसको डाइजेस्ट कर ले, इसको डिग्रेड कर ले, ठीक है ना। अदरवाइज अगर वो किसी दूसरे ऐसे पॉलीमर के बने होंगे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे तो वो हमारी बॉडी में एज सच रहेंगे एंड इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स। बात समझ रहे हैं आप, ठीक। सो दिस PHBV इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज कैप्सूल्स। क्लियर है बात, ठीक। लास्ट में हमारा एक और इंपॉर्टेंट जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, दैट इज कॉल्ड एज नायलॉन 2 नायलॉन 6। So next is nylon 2 nylon 6, nylon 2 nylon 6, ठीक। It is again a synthetic biodegradable polymer and it is obtained by the condensation reaction between two substances. One is glycine. Glycine is an amino acid, NH2 CH2 COOH. This is glycine plus another amino acid 6-amino caproic acid, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था कैप्रोलैक्टम में, NH2 CH2 COOH, ठीक। This is 6-amino caproic acid, 6-amino caproic acid, 6-amino caproic acid. So nylon 2 nylon 6 is a combination of two monomeric units, एक में 2 कार्बन एटम्स है, दूसरे में 6 कार्बन एटम्स है। One is glycine, another is 6-amino caproic acid. So what will happen, इसमें से OH, इसमें से H निकलेगा, it will result in the formation of an amide linkage. So it's an example of a polyamide. इससे पहला वाला एग्जांपल था polyester का, ठीक है ना। इसका NH2 आगे COH के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका COH आगे NH2 के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो कंपाउंड जो हमारे पास अल्टीमेटली मिलेगा वो ये होगा, NH2 में से NH यहां से फर्दर बॉन्डिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड O NH, सो एमाइड लिंकेज आ गया CH2O5 C डबल बॉन्ड O, कंटिन्यू यहां से भी और यहां से भी बॉन्डिंग करेगा, ठीक। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नायलॉन टू नायलॉन 6 व्हिच इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, और इसको हम कहां पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्यूचर्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। स्यूचर्स का मतलब क्या होता है? जब कोई जख्मी हो जाता है, ठीक है, तो उसको टांके लगाए जाते हैं, वो जो थ्रेड वहां पे यूज किया जाता है उसको स्यूचर कहते हैं, तो वो थ्रेड्स बनाने के काम में इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमने पॉलीमर्स के बारे में जितना हमारे सिलेबस में था वो सारा डिस्कस किया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है।